Hello and welcome back friend. Welcome back to another video tutorial from BioPsycho. Today we will discuss about a female reproductive cycle. It is also known as by the name of female monthly sexual cycle or you can say that is menstrual cycle. तो आज हम लोग पढ़ेंगे menstrual cycle के बारे में and what are the organs which are involved in the menstrual cycles और menstrual cycles में होने के कारण क्या क्या बॉडी में चेंजेस आता है, इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको कंट्रोल कौन करता है। जैसे कि हर एक का एक मास्टर ग्लैंड होता है या फिर मास्टर, जैसे कि सारे हार्मोन्स का एंडोक्राइन का देखें तो मास्टर जो ग्लैंड है रेगुलेटर हम लोग पिट्यूटरी और फिर उसके भी मास्टर जो होता है उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो सेम वे में यहाँ पे भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यहाँ पे भी जो मास्टर रेगुलेटर होता है वो होता है आपका हाइपोथैलेमस। ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस फिर कंट्रोल किसको करता है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड किसको सिग्नल भेजता है, दैट इज ओवेरी को, एंड फ्रॉम ओवेरी टू इट्स गोज टू यूटेरस। तो अगर हम लोग अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करें तो हम लोग को इसको समझना होगा चार लेवल पे। एक होता है हाइपोथैलेमस लेवल पे, पिट्यूटरी लेवल पे, फिर ओवेरी लेवल पे, फिर यूट्रस लेवल पे। ये चारों जो है इसमें कैसे चेंजेस आता है, क्या क्या होता है, इनके सारे मैकेनिज्म को हमको सबसे पहले समझना होगा। तो फर्स्ट वन इज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है, दैट इज मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर है, लेकिन मास्टर ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर कौन है, दैट इज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का लोकेशन क्या होता है कि सपोज एक आपका 80, सपोज मेरा वेट है आपका 60 kg, मैं अभी मूव कर रहा हूँ, डांस करूँगा, कुछ भी करूँगा, तो मेरे को कंट्रोल कौन कर रहा है, दैट इज हाइपोथैलेमस। तो एक 60 kg का इंसान को एक हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस का वेट कितना होगा, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 4 ग्राम। इसका वेट होगा आपका 4 ग्राम, किसका, हाइपोथैलेमस का। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है इसका लोकेशन कहाँ होगा, ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है आपका दैट इज ब्रेन में, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सपोज ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो ये हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होगा जस्ट एग्जैक्टली इस पोजीशन पे, यहाँ पे, और इसी के नीचे जस्ट प्रेजेंट होगा आपका कौन, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे स्टॉक टाइप है, ऐसे वहाँ मिलेगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये हो गया आपका सेरिब्रल एरिया, पोन्स, मेडुला, फिर ये सेरिब्रम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस जगह पे आपका क्या है, दैट इज हाइपोथैलेमस है, उसी के जस्ट बिलो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर इसी को हम यहाँ डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, सपोज ये आपका हो गया बेसल रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस, और इसी के जस्ट नीचे क्या है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये हो गया आपका कौन, दैट इज एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी, और ये हो गया आपका कौन, ये हो गया आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी, दैट इज पोस्टेरियर पिट्यूटरी। इसको हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, और इसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। और ये क्या होता है, ये होता है आपका एक स्टॉक, इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक, जो कि कनेक्ट करके रखता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो हाइपोथैलेमस का जो बेसल रीजन है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके आर्क शेप में। तो अगर हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें
तो वहाँ पे हम लोग कहीं भी अगर न्यूक्लियस देखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिलेटेड अगर हम लोग न्यूक्लियस का बात करें, मतलब कि वो न्यूक्लियस क्या है, वो न्यूक्लियस है दैट इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, दैट इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोले, लेकिन ये शेप किसका है, आर्क शेप में, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क्वेट न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क्वेट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों बोले, क्योंकि न्यूक्लियस अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टर्म्स में बोले तो जहां पे अगर सेंट्रल नर्वस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बोले वहां पे अगर न्यूक्लियस है, इसका मतलब कि द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स। तो सपोज अगर हम इसको बड़ा स्ट्रक्चर में अगर ऐसे दिखाएं तो ये आपका क्या है, दैट इज आर्क्वेट न्यूक्लियस। एंड ये क्या कंटेन्स करता है, दैट इज ये कंटेन्स करता है सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, ऐसे करके सेल बॉडी। तो कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो आर्क्वेट न्यूक्लियस है, आर्क्वेट क्यों, क्योंकि आर्क शेप का है, तो ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स रिलीज करता है ये आर्क्वेट न्यूक्लियस। ये कुछ फैक्टर्स है, हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स है, हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स। फिर ये जो हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स है ये रिलीज किया कौन, दैट इज आर्क्वेट न्यूक्लियस। और आर्क्वेट न्यूक्लियस में कौन, ये जो न्यूरॉन्स है, डिफरेंट न्यूरॉन्स है, ये सारे ऐसे करके ये फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, फिर अब ये जो आर्क्वेट न्यूक्लियस जो फैक्टर्स रिलीज किए, और ये जो एंटेरियर पिट्यूटरी है, यहाँ पे बहुत सारे वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होगा, दैट इज वेस्कुलर सिस्टम। फिर क्या होता है ना कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ये आपका क्या है, वेस्कुलर सिस्टम, दैट इज वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम। अब ये क्या होगा कि जो हाइपोथैलेमिक फैक्टर है ये आर्क्वेट न्यूक्लियस के थ्रू, और इसको हम लोग ये जो हाइपोथैलेमिक फैक्टर है इसको दूसरा नाम भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फैक्टर, रिलीजिंग हार्मोनल फैक्टर। ये क्या होगा, फिर ये आपका वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू मूव करेगा और कहाँ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में। और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे करके सेल्स प्रेजेंट होंगे। और ये फिर आपका जो हाइपोथैलेमिक फैक्टर है दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फैक्टर, ये क्या करेगा, ये सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। और ये सेल्स फिर क्या रिलीज करेंगे, ये सेल्स फिर रिलीज करेंगे आपका FSH एंड LH, दैट इज FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोनल फैक्टर है। ट्रॉपिक मींस क्या होता है, ट्रॉपिक मींस किसी चीज का ग्रो कराना, दैट इज ग्रो, ट्रॉपिक मींस ग्रो। तो ये हार्मोन्स क्या करेंगे, FSH और LH, ये ग्रो कराएंगे किसके, दैट इज ओवेरी एंड यूटेरस का, दैट इज ओवेरी एंड यूटेरस का। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया है, समझ लेते हैं कि जैसे कि ये, हाँ ये एक चीज यहाँ पे है कि जैसे ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल किया, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी फिर किसको पिट्यूटरी फिर किसको सिग्नल दिया, ओवेरी को, फिर ओवेरी से क्या सिग्नल, दैट इज टू यूटेरस। तो ये जो हाइपोथैलेमस है इसका वेट होता है आपका कितना, 4 ग्राम। और ये प्रेजेंट कहाँ है आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वहां पे क्या होता है कि जस्ट इस पोजीशन पे आपका प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, और उसी के जस्ट बिलो होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी को जूम करके देखें तो यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्क्वेट न्यूक्लियस। फिर आर्क्वेट न्यूक्लियस क्या होता है ना, आर्क्वेट न्यूक्लियस होता है आपका कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, ये आर्क्वेट न्यूक्लियस कलेक्शन ऑफ जो सेल बॉडी है वो क्या कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, जिस फैक्टर्स का नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोनल फैक्टर। ये फैक्टर क्या करेगा, फिर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू जाएगा कहाँ, आपका एंटेरियर पिट्यूटरी में।
फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में जो सेल्स प्रेजेंट है वो सेल्स को फिर वो स्टिमुलेट करेगा और वो सेल्स आपके क्या प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज LH एंड FSH, जो कि फिर क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये फिर क्या करेगा, ओवरी और यूट्रस में चेंजेस लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज समझने का है कि जैसे कि ये हाइपोथैलेमस है जो कि कंट्रोल करता है कौन, दैट इज कंट्रोल करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो हाइपोथैलेमस का भी नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस का भी एक मास्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, हाइपोथैलेमस को भी ये लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। ये लिम्बिक सिस्टम जनरली जो भी हम लोग में थर्स्ट रीजन हो गया, एंगर हो गया, एंगर हो गया, परसेप्शन हो गया, परसेप्शन हो गया, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारों के कंट्रोल करता है कौन, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। और फिर लिम्बिक सिस्टम किसको सिग्नल देता है, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस फिर सिग्नल किसको दिया, पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी फिर ओवेरी को, ओवेरी फिर यूटेरस को। तो यहाँ पे मास्टर कौन हो गया, दैट इज लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि उस मेन जो कंट्रोल करता है हम लोग में एंगर, खाना है कि नहीं खाना है, भूख खत्म हो गया है, फिर भूख लग रहा है, ये थकावट है, गुस्सा है, ये सारे चीज को कंट्रोल करता है कौन, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम फिर हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है, हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, फिर पिट्यूटरी आपका जो ऑर्गन है दैट इज ओवेरी, फिर ओवेरी से यूटेरस, और फिर यूटेरस या फिर ओवेरी का जो ग्रो वगैरह कराना है, चेंजेस लाना है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वो फिर चेंजेस ऑकर होते हैं। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ हाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल फ्रॉम द सेंटर, जो सेंट्रल पार्ट से है, कैसे कंट्रोल करता है आपका मेंस्ट्रुअल, ये जो हार्मोनल्स है दैट इज FSH और LH को सेक्रेट कराने में फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। अब आगे हम लोग देखेंगे डिटेल दो इसका फिजियोलॉजी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है या फिर कैसे हो रहा है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में कितने दिनों का होता है, दैट इज 28 डेज। और नॉर्मल जो डेज होता है वो कितने का होता है, कि जैसे कि अगर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो अप हो रहा है तो वो कितने दिन को हम लोग कहेंगे कि जो वेरिएबिलिटी है वो कितना दिन नॉर्मल होता है। तो सपोज आप 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, सपोज ये आपका 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल रेंज, लेकिन कितना अबव मिनिमम रेंज में जाए और कितना मैक्सिमम रेंज में जाए जिसको हम लोग नॉर्मल कंडीशंस में काउंट करेंगे। तो अगर 28 डेज आपका हो गया नॉर्मल जनरल कंडीशंस में, अगर 20 डेज 8 डेज टू मैक्सिमम में अगर देखें तो 35 डेज, और अगर बिलो आपका देखें 21 डेज, तो अगर 21 डेज टू 28 डेज है ये हो गया आपका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट्स नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब अब अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज हो रहा है वो फ्रॉम बिटवीन द 21 डेज टू 35 डेज इसके बीच में कभी भी हो रहा है तो ये हो गया आपका नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन अगर बिलो 21 डेज हो रहा है दैट मीन्स शी नीड्स सम मेडिकल ट्रीटमेंट और पैथोलॉजिकल, शी मे बी सफर फ्रॉम पैथोलॉजिकल कंडीशन, दैट इज पैथोलॉजिकल बिलो 21 डेज। और अगर मैक्सिमम 35 डेज के बाद अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होकर हो रहा है देन आल्सो शी नीड्स सम मेडिकल ट्रीटमेंट और पैथोलॉजिकल कंडीशंस में भी अराइजेस। ठीक है, तो जो नॉर्मल डेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो होता है नॉर्मली कितने दिनों का होता है, ये होता है आपका 28 डेज का। और इसका जो नॉर्मल रेंज है कि कितने दिनों तक वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाएगा तो वो है आपका 21 डेज से 35 डेज तक के बीच। अगर बिलो 21 डेज जा रहा है तो मे बी सी एट सम प्रॉब्लम से मे बी सी नीड सम कंसल्टेंट टू डॉक्टर और सी सफर फ्रॉम सम पैथोलॉजिकल कंडीशन। और अगर 35 डेज से भी ज्यादा होता है देन मे बी सी नीड्स अ ट्रीटमेंट एंड देयर इज अ पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज है दैट इज फ्रॉम 21 टू 35 डेज।
अब हम लोग समझेंगे कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, इसका फिजियोलॉजी को देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, इसको कंट्रोल कौन कर रहा था, दैट इज हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो सपोज ये आपका पिट्यूटरी है, यहाँ पे क्या था आपका आर्कुएट न्यूक्लियस, दैट इज आर्कुएट न्यूक्लियस, और ये कुछ फैक्टर्स रिलीज कर रहे थे और वो फिर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू यहाँ जो सेल्स है उससे रिलीज कराते क्या, FSH और LH, यही देखे हम लोग अभी, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का जरूरत ये है कि सपोज ये आपका ओवेरी है, ठीक है, मैं यहाँ ओवेरी बना रहा हूँ, सपोज ये आपका ओवेरी है, ठीक है, सिंगल ओवेरियन सेल है, ठीक है, ये हो गया आपका एक ओवेरी, ठीक है। तो ओवेरी में क्या होता है कि बिफोर द बेबी बॉर्न, जब जो मदर है वो जब अपने मदर के ओम में ही रहते हैं, मतलब जो जिसका ये सपोज ये ओवेरी है किसी फीमेल का, जब वो मदर्स के ओम में रहती है तभी से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है कि सपोज सबसे जो पहला फॉलिकल होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल्स में क्या होता है कि आपका क्या है, ओवा है, और ओवा सराउंडेड रहता है किसके, तो ओवा सराउंडेड रहता है आपका फ्लैट इपिथेलियल सेल्स से, ये है आपका फ्लैट इपिथेलियल सेल्स, दैट इज फ्लैट इपिथेलियल सेल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है। ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स एक ओवेरी में ऑलमोस्ट 1000 तक के नंबर में रहता है, मे बी 1500 क्वांटिटी में रहता है, लेकिन एक समय में अबाउट 15 to 20 प्राइमोडियल फॉलिकल एक साथ ग्रो करते हैं। तो ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है ये किस स्टेज में इसका फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये स्टेज में जब फीटस होता है, जो बेबी है वो जब मदर्स का ओव में रहती है तभी इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कि सपोज ये आपका क्या है, दैट इज ये आपका प्राइमोडियल फॉलिकल है, सपोज ये आपका प्राइमोडियल फॉलिकल है, प्राइमोडियल फॉलिकल है, ठीक है। इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, दैट इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो ये 2 सेल्स बनाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसका सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा तो फिर ये 2 सेल्स बनाएगा, तो ये हो गया आपका सेकंड मियोटिक डिवीजन, सेकंड मियोटिक डिवीजन। तो ये क्या बनेगा, एक ये बनेगा एक आपका ओवा, और एक बनाएगा आपका क्या, पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, ये दोनों क्या बनेगा, ये दोनों बनेगा आपका पोलर बॉडी, दैट इज पोलर बॉडी, ठीक है। तो एक ओवा बना और 3 पोलर बॉडी, 2 मियोटिक डिवीजन में। लेकिन ये क्या होता है, ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है ओवेरी में, जब ओवेरी का फॉर्मेशन कब हो जाता है, और जब फीटस मदर्स का ओव में रहता है तभी, तो एक ओवेरी में ऑलमोस्ट 1000 to 1500 प्राइमोडियल फॉलिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जब इसका मियोटिक डिवीजन शुरू होता है, मतलब कि जब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से मूव करता है, तो इन बिटवीन द फर्स्ट, ये जो प्रोफेज स्टेज है, वहां पे आके क्या होता है ना, ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो है वो अरेस्ट हो जाते हैं, वो फ्रीज हो जाता है, वो अरेस्ट हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीज हो जाएगा, मतलब वो आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब स्टार्ट होता है, लेकिन स्टार्ट होने पे जब प्रोफेज स्टेज है वहां पे जाके ये अरेस्ट हो जाता है, जिसके कारण जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स का जो जेनेटिक मटेरियल या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोफेज स्टेज में ही अरेस्ट हो गया हुआ होता है, ठीक है। तो ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स मदर्स का ओव में जब बेबी रहता है तभी से इसके ओवेरी में फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और लेकिन इसका जो डिवीजन है वो आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करने से पहले ही प्रोफेज स्टेज में ये फ्रीज होके रहता है। लेकिन एक साथ इसका जो ग्रो होता है वो होता है आपका अबाउट 15 to 20 प्राइमोडियल फॉलिकल्स एक साथ ग्रो करते हैं। तो
क्वेश्चन क्या होता है कि अब ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है, इसका सेकेंड म्योटिक डिवीजन कब होता है? तो प्राइमोडियल जो फॉलिकल है उसका फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होता है जब ये प्राइमोडियल फॉलिकल फिर आपका किसमें कन्वर्ट होगा? प्राइमरी फॉलिकल्स में। फिर प्राइमरी फॉलिकल्स किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल्स में। तो प्राइमरी फॉलिकल्स जब सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है तब ये फर्स्ट म्योटिक डिवीजन फिर कंप्लीट होता है। और सेकेंड म्योटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है ना? जबकि ग्राफियन फॉलिकल फ्यूज हुआ रहता है किससे? दैट इज थ्रू स्पर्म। तो ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स है, ठीक है। अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स किसमें कन्वर्ट होगा ना? ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स कन्वर्ट होगा आपका किसमें? प्राइमरी फॉलिकल्स में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्राइमरी फॉलिकल्स में। सॉरी, तो ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल्स में। ये हो गया आपका ओवा। और ये जो कुबाइडल एपिथेलियल सेल्स था ये क्या है? कुबाइडल सॉरी फ्लैट एपिथेलियल सेल्स, दैट इज फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। तो जब ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल्स में, तो ये जो प्राइमोडियल एपिथेलियल सेल्स था, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स, ये फ्लैट एपिथेलियल सेल्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कुबाइडल एपिथेलियल सेल्स। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कुबाइडल एपिथेलियल सेल्स, ऐसे करके ये कुबाइडल एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना, ये जो फ्लैट एपिथेलियल सेल्स था ये कितना था? सिंगल लेयर। ये क्या है? फ्लैट एपिथेलियल्स आपका क्या है? सिंगल लेयर। लेकिन ये जो आपका है दैट इज ये जो फिर प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है तो ये जो सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल्स है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? दैट इज मल्टी लेयर एपिथेलियल सेल्स में, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बस इतना यही है प्राइमोडियल फॉलिकल्स में और प्राइमरी फॉलिकल्स में। ये आपका प्राइमरी फॉलिकल्स, तो दोनों में डिफरेंस यही है कि प्राइमोडियल फॉलिकल्स है उसमें जो सेल सराउंड क्या हो रहता है ओवा को, वो क्या रहता है? फ्लैट एपिथेलियल सेल। लेकिन प्राइमरी फॉलिकल्स में ये जो फ्लैट एपिथेलियल कन्वर्ट हो जाता है कुबॉइडल एपिथेलियल सेल्स में। और ये जो आपका फ्लैट एपिथेलियल सेल्स है इस सिंगल लेयर होता है प्राइमोडियल फॉलिकल्स में, लेकिन प्राइमरी फॉलिकल्स में कुबॉइडल सेल्स मल्टी लेयर होता है। और ये सेल्स क्या करते हैं? ये जनरली ये करते हैं आपका न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको? ओवा या एग को। तो यहाँ पे ये जो कन्वर्जन होता है दैट इज प्राइमोडियल फॉलिकल टू प्राइमरी फॉलिकल्स, ये कैसे होता है? तो ये होता है सेल्फ डिपेंडेंट होता है। ये यहाँ पे किसी तरह का रोल नहीं होता है किसी चीज का। ये क्या होता है कि जैसे सपोज ये आपका ये क्या है? ओवा है, ये ओवेरी है। तो ओवेरी में कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है ओवेरी का, दैट इज एक सपोज ये आपका कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इसके सेल्स के सराउंडेड कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि स्पेशल काइंड ऑफ फैक्टर्स क्या करते हैं? ये फैक्टर्स क्या करते हैं? प्राइमोडियल फॉलिकल्स को प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन फैक्टर्स? ये जो कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है इनसाइड द ओवेरी, ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेल फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं लोकल फैक्टर्स, दैट इज लोकल फैक्टर्स क्या करते हैं? ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें? दैट इज प्राइमरी फॉलिकल्स में। अब प्राइमरी फॉलिकल्स किसमें कन्वर्ट होता है? दैट इज सेकेंडरी फॉलिकल में। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होता है कि सपोज ये आपका ओवा है, ठीक है, ओवा है, और ये क्या है आपका प्राइमरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या था? जैसे कुबाइडल एपिथेलियल सेल्स था, तो यहाँ पे क्या होगा? ये कुबाइडल एपिथेलियल सेल्स ऐसे करके एक ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, बहुत सारे, जिसको हम लोग यहाँ नाम देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, दैट इज ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। और ये ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर
ये जो कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है ओवरी के, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट का शो करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थीका सेल्स। ये थीका सेल्स क्या है, ये थीका सेल्स किससे बना, ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट इन ओवेरी। ठीक है, ये क्या है आपका, ये ब्लैक वाला जो है ये है आपका थीका सेल्स, फिर थीका सेल्स, फिर यही थीका सेल्स फिर फर्दर क्या होते हैं, ये और थिकनेस इसका बढ़ता जाता है और फिर ये मल्टी लेयर्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें दो नाम सुनते हैं हम लोग, एक बोलते हैं थीका इंटरना और एक थीका एक्सटर्ना। ठीक है, फिर यही थीका सेल्स कन्वर्ट होते हैं दैट इज थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में, दैट इज थीका इंटरना और फिर आपका एक्सटर्ना। ये क्या है आपका, ये है आपका सेकेंडरी फॉलिकल, दैट इज ये है आपका सेकेंडरी फॉलिकल। ये क्या है आपका सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होता है कि ये जो ओवा होता है अपने सराउंडिंग में एक लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। ये आपका सपोज ये ग्रीन वाला एक लेयर का फॉर्मेशन किया, ठीक है। इस ये लेयर क्या है, इस लेयर को हम लोग नाम देते हैं जोना पेलोसुडे, दैट इज जोना पेलोसुडा, जोना पेलोसिडे। ये जोना पेलोसुडे क्या करता है, ये क्या करेगा, एक तरफ से इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है या फिर आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये जोना पेलोसुडा। और एक चीज यहाँ जोना पेलोसुडा का इंपॉर्टेंट रोल ये आ जाता है कि सपोज ये आपका ओवा है, ठीक है, और ये सराउंडेड है आपका क्या, दैट इज जोना पेलोसुडा लेयर से। तो एट ए टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म आके यहाँ इंटरेक्ट करता है, सपोज ये स्पर्म आके यहाँ इंटरेक्ट किया, तो एक बार में बहुत सारे स्पर्म इस पे आके, मिलियंस ऑफ स्पर्म एक ओवा पे आके अटैक करते हैं, तो सारे स्पर्म आके इस पे फ्यूज ना करे, इसीलिए क्या करता है कि ये जोना पेलोसुडा लेयर एक स्पर्म जैसे ही ये इंटर करता है और ये स्पेशल टच प्रोवाइड करता है किसको, ओवा को, तो ये क्या करता है ना कि सडन फिर गेट सारे बंद कर देते हैं और बाकी जितने भी आपका क्या है दैट इज स्पर्म, एक स्पर्म छोड़ के ये सारे स्पर्म का फिर डिजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ यही स्पर्म इसको फ्यूज कर पाता है। मतलब क्या हुआ, ये पॉलीस्पर्मी कंडीशन से सेव किया, दैट इज पॉलीस्पर्मी। मतलब जोना पेलोसुडे क्या करता है, पॉलीस्पर्म कंडीशन होने से प्रिवेंट करता है। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ये जो थीका सेल्स होते हैं, ये थीका सेल्स एक स्पेशल काइंड ऑफ फैक्टर्स रिलीज करते हैं। ये जो थीका सेल्स है ये स्पेशल काइंड ऑफ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, उस फैक्टर्स का क्या नाम है, ये सेल्स एक फैक्टर्स रिलीज करते हैं जिसको हम लोग ना, ये फिर फैक्टर्स किसको भेजता है, थीका सेल्स, ये थीका सेल्स वो फैक्टर्स को भेजता है ग्रेनुलोसा सेल्स में, और फिर ये ग्रेनुलोसा सेल्स इस फैक्टर्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें ना, एस्ट्रोजन में। तो वो फैक्टर्स क्या है, वो फैक्टर है आपका एंड्रोजन। मतलब जो आपका जो थीका सेल्स है वो एंड्रोजन रिलीज करता है, जो कि आपका क्या है, मेल हार्मोन है, एंड्रोजन जो कि आपका मेल हार्मोन है। लेकिन एंड्रोजन रिलीज किया कौन, दैट इज आपका थीका सेल्स, और थीका सेल्स फिर ये जो एंड्रोजन रिलीज किया उसको भेजा ग्रेनुलोसा सेल्स, फिर ग्रेनुलोसा सेल्स क्या किया ना, ये एंड्रोजन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, दैट इज एस्ट्रोजन में। फिर ये एस्ट्रोजन कहाँ जाता है, दैट इज ये आपका जाता है यूट्रस में। सपोज ये आपका यूट्रस है, ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, एस्ट्रोजन है, सपोज ये आपका यूटेरस है, ठीक है। ये आपका यूटेरस है, ये आपका यूटेरस है, ठीक है। यूटेरस के इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, इट इज सर्विक्स। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ प्रेजेंट है आपका
फैलोपियन ट्यूब, यहाँ आपका प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब, यहाँ भी आपका प्रेजेंट होगा फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और अबव द सर्विक्स एंड बिलो द फैलोपियन ट्यूब स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बॉडी, और अबव द फैलोपियन ट्यूब जो रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडस, फंडस, ठीक है। अगर यूट्रस का हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे इंटरनलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ये जो है जो सबके इंटरनलाइज स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम, दैट इज इंडोमेट्रियम। उसके बाद का जो लेयर है जो स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, ये जो है ये स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम, दैट इज मायोमेट्रियम। और जो आउटर मोस्ट लेयर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये आपका यूट्रस, ठीक है। और ये हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब। ये स्ट्रेट होता है, या जगह नहीं है, मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है। अब क्या हुआ? ये एंड्रोजन क्या किया है आपका? एंड्रोजन किसके थ्रू रिलीज हुआ? ये रिलीज किया कौन? दैट इज थीका सेल। फिर वो एंड्रोजन कहाँ गया? दैट इज ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल्स क्या कन्वर्ट कर दिया? दैट इज एंड्रोजन को किसमें? एस्ट्रोजन में। फिर ये एस्ट्रोजन क्या किया ना, कहाँ गया? ये एस्ट्रोजन गया आपका यूट्रस में। ये एस्ट्रोजन कहाँ गया? यूट्रस में। और यूट्रस में गया कि ये यूट्रस को बोला कि देयर इज सम गुड न्यूज, कुछ फॉलिकल जो है उसका ग्रो हो चुका है, मतलब शायद हो सकता है इम्प्लांटेशन हो, तो अपने आप को तुम प्रिपेयर करो। तो फिर ये क्या करता है कि जो यूट्रस होता है खुद को प्रिपेयर करता है, मतलब कि जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये और थिकनेस को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, और ये अपने आप को एक प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब सेकेंड चीज क्या है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल का किसमें कन्वर्ट होता है ना? ये सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है आपका ग्राफियन फॉलिकल्स में। तो क्या करता है ना, ये जितने भी ग्रेनुलोसा सेल्स है, आपका थीका सेल्स है, ये सम काइंड ऑफ फ्लूइड का सेक्रेशन करते हैं ये सारे सेल। तो क्या उसके कारण क्या होता है ना कि ये कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। तो सपोज ये आपका ओवा है और इसके सराउंडिंग क्या है? दैट इज थीका सेल्स। इसके सराउंडिंग क्या है आपका? ये है आपका थीका सेल्स, ठीक है। और इसके सराउंडिंग क्या है? दैट इज ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स। लेकिन इसके सेकंड जो लेयर है यहाँ पे एक कैविटी का फॉर्मेशन करता है, ड्यू टू, क्यों करता है? क्योंकि ये जो सेल्स है ये सारे फ्लूइड का सेक्रीशन करता है। और फिर इसके बाहर क्या होगा आपका? दैट इज थीका सेल्स। ये हो गया आपका थीका सेल्स, ठीक है। ये है आपका कैविटी, ठीक है। ये है आपका कैविटी, ठीक है। तो ये जो आपका अब यहाँ क्वेश्चन है कि प्राइमरी, चलिए प्राइमोडियल फॉलिकल्स को कन्वर्ट किया प्राइमरी फॉलिकल्स में, दैट इज लोकल फैक्टर्स। लेकिन प्राइमरी फॉलिकल्स पे सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट कैसे हुआ? तो यहाँ पे अब यहाँ पे रोल आता है आपका किसका? दैट इज एफएसएच का। ये जो एफएसएच है, ये एफएसएच फिर यहाँ के एक्ट करता है। ये एफएसएच, ये एफएसएच है, फिर एफएसएच यहाँ के एक्ट किया, मतलब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है उसको फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट कौन किया? दैट इज एफएसएच। मतलब ये जितने भी प्राइमोडियल फॉलिकल्स है बिफोर द फीटस स्टेज में ही ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन वो अरेस्ट हुआ रहता है कौन से स्टेज में? दैट इज आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने ही वाला होता है, लेकिन किसमें? प्रोफेज में। तो वहां पे अरेस्ट हुआ रहता है, लेकिन ये फिर कन्वर्ट फर्दर, इसका कन्वर्सन दैट इज फ्रॉम
प्राइमरी फॉलिकल्स टू सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी टू फिर ग्राफियन फॉलिकल, ये होता है आफ्टर अटेनिंग द पॉवर्टी। लेकिन हम लोग में क्या होता है, ये प्रोसेस कब शुरू होता है, दैट इज कोई भी प्रोसेस हम लोग का फिटस स्टेज में नहीं होता है, ये कोई भी चीज का। हम लोग में जो स्पर्मेटोसाइट, ये सब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, ये सारे प्रोसेस होता है आपका आफ्टर एज ऑफ पॉवर्टी अटेंड करने के बाद। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है, इसका फॉर्मेशन ऑलमोस्ट फ्रॉम बर्थ, बिफोर द बर्थ हो जाता है शुरू, लेकिन ये अरेस्ट हुआ रहता है दैट इज प्रोफेज 1 स्टेज में। तो अब क्या हुआ है, प्राइमरी फॉलिकल्स को कन्वर्ट किया कौन, सेकेंडरी फॉलिकल्स में, कौन, दैट इज एफएसएच। फिर एफएसएच क्या किया कि ये क्या करता है ना कि ये जो सेकेंडरी फॉलिकल्स जो कन्वर्ट हुआ, इसमें क्या फ्लूइड्स रिलीज किया, जिसके कारण क्या हुआ, एक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जिसका जो ब्लड वेसल्स है, ये डायलेशन, इसका ब्लड वेसल्स का डायलेशन होता है, जिसके कारण अगर ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा, अब ये डायलेशन यहाँ पे इसके सराउंडिंग जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, इसके सराउंडिंग ब्लड वेसल्स का डायलेशन होता है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स के सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल्स का डायलेशन होता है, ये कौन कराता है, तो ये कराता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज एलएच। ये आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। एलएच क्या करता है, एलएच क्या करता है ना, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, ये क्या है आपका ग्राफियन फॉलिकल्स, ये आपका ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स का सराउंडिंग में क्या करता है, ये जो एलएच है, इसमें ब्लड वेसल्स का डायलेशन कराता है। तो ब्लड वेसल्स का डायलेशन कराता है, मतलब कि इसके अंदर ब्लड फ्लो का जो इजीली कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल्स है, इसका और ज्यादा ग्रोथ होगा। तो ये जो और ज्यादा ग्रोथ होगा, तो इसका ओवरियन वॉल का शेप कैसा होगा, ये शायद इस तरह से कर्व शेप का हो जाएगा, ये ग्रो होगा। मतलब ये रीजन क्या है आपका, एवेस्कुलर रीजन है। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो क्या होगा, कम होगा। ये क्या है, ये एवेस्कुलर रीजन है, एवेस्कुलर रीजन। इस एवेस्कुलर रीजन को हम लोग एक नाम देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एलएच को कैसे पता चलता है कि अब हमको यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होना है। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि ये जो ग्रेनुला सेल्स है, ये एस्ट्रोजेंस का रिलीज, ये आपका क्या था, ये एस्ट्रोजेंस का रिलीज कर रहा था, दैट इज एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन कहाँ गया, पहले यूटेरस में गया, दैट इज यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट शो किया कि यूटेरस को बोला कि देर में भी सब गुड न्यूज आने वाला है, हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो और फॉलिकल्स का प्रॉपर ग्रो हो गया। तो ये एस्ट्रोजन क्या करता है, एक पहला सिग्नल दिया यूट्रस को फॉर प्रिपरेशन के लिए, उसका प्रोलिफरेशन के लिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग का, और दूसरा सिग्नल देता है किसको, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी को, नेगेटिव सिग्नल की फॉलिकल्स का ग्रो हो चुका है, अब तुम एफएसएच रिलीज नहीं करो। तो ये जैसे ही एस्ट्रोजन गया, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला, तो एफएसएच सेक्रेट होना यहाँ फिर से बंद हो जाता है। तो अगर एफएसएच बंद हो जाएगा, तो अभी जैसे मैंने बताया कि एक साथ इस तरह का अप टू 15 फॉलिकल्स का ग्रो होता है। तो सपोज एक घर में अगर 4 बच्चा है, ठीक है, सपोज ये 4 चाइल्ड है, 1 1 2 3 4, और ये सपोज कीजिए आपका पेरेंट्स है, ठीक है। तो चारों का तो एज सेम नहीं होगा। तो सपोज इसका एज है आपका 2 इयर्स, इसका है 3 इयर्स, इसका 4, इसका 32 इयर्स, ठीक है। तो ये पेरेंट्स इनिशियली क्या कर रहे थे, सारे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन अब इस ये जो 4th वन है, ये मैच्योर हो गया, अब ये खुद से कमाने लगा, तो ये क्या करेगा कि खुद से जो भी अर्निंग करेगा, ये अपने पेरेंट्स को देगा। तो पेरेंट्स क्या करेगा, सारे को फिर आपका पेमेंट देना बंद कर देगा, तो सपोर्ट करना बंद कर देगा। तो ये जो 3 चाइल्ड है, जो इमेच्योर चाइल्ड है, ये ग्रो करेगा नहीं, ये सबका डेथ हो जाएगा। तो ग्रो कौन करेगा, जो फिटेस्ट है, सबसे ज्यादा फिट यही है, क्योंकि यही किसी पर डिपेंड नहीं है। तो सेम चीज होता है यहाँ पे भी, ये जो मैच्योर फॉलिकल्स है, सारे चीज तो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, जितने भी 15 प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो ग्रो कर रहा है, सारे एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। लेकिन जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होगा, जो सबसे ज्यादा ग्रो किया हुआ रहेगा, वो क्या करेगा कि वो लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन का रिलीज करेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन रिलीज क्या करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि वो यूट्रस को फॉर प्रोलिफरेशन और या फिर एंडोमेट्रियल में चेंजेस लाने के लिए पहला सिग्नल देगा, और दूसरा सिग्नल देगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी को कि तुम एफएसएच रिलीज करना बंद करो। तो एफएसएच अगर रिलीज होना बंद हो गया,
तो बाकी के जो 14 या 13 जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है वो तो अभी प्रॉपर अपना एक स्टेज पे अटेंड नहीं किए थे, मैच्योर स्टेज पे, तो वो सारे फॉलिकल्स का डेथ हो जाएगा और सिर्फ एक ही फॉलिकल्स बचेगा। फिर एक ही फॉलिकल्स पे आकर फिर स्पर्म आके फ्यूज करेगा और फिर फर्टिलाइजेशन और जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। अगर अगर ये सारे नहीं हुआ ये प्रोसेस, तो क्या होगा, एक ही हो सकता है, एक ही मदर आपका एक साथ 15 to 20 बेबीज का बॉर्न करवाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यही जो एस्ट्रोजन है ये नेगेटिव सिग्नल भेजता है किसको, दैट इज एफएसएच को, कि तुम सेक्रेट होना बंद हो जाओ। तब जब एंटीरियर पिट्यूटरी को पता चलता है कि आपका एस्ट्रोजन आ रहा है, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि जब जैसे ही एफएसएच का सेक्रेशन यहाँ से बंद होता है, एलएच का सेक्रेशन शुरू हो जाता है। तो सपोज ये आपका 14 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये फर्स्ट स्टेज है और ये आपका 14 डेज है। तो एट द टाइम ऑफ 14 डे पे क्या होता है कि एलएच जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका सेक्रेशन इंक्रीज कर जाता है सडनली। तो एलएच का सेक्रेशन सडनली राइज अप कर जाता है। तो ये एलएच क्या करता है, यही एलएच जो जिसका मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसका सेक्रेशन हाई हुआ, दैट इज ब्लड में जिसका लेवल हाई हुआ, ये क्या करेगा, ये जो सेकेंड ग्राफियन फॉलिकल्स है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स के अकॉर्डिंग साइड में जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेशन करा देगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ एक हम्प लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। और हम्प लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने के कारण फिर ये इससे फ्यूज करेगा और ये जो आपका क्या बोलते हैं थीका सेल्स है, ये थीका सेल्स यहाँ कुछ एंजाइम्स रिलीज कर देंगे, दैट इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सॉरी डाइजेस्टिव नहीं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, दैट इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। और ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स क्या करेगा ना, ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम जो आपका ग्राफियन फॉलिकल्स है इसके सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन है उसको फिर डाइजेस्ट करेगा धीरे धीरे, और डाइजेस्ट करने के कारण क्या होगा, ये फिर थिनर हो जाएगा। और ये जो आपका जो सेंटर पे प्रेजेंट है दैट इज ओवा, ये आपका क्या है ओवा, इसको सराउंडिंग क्या है, दैट इज जोना पेलोसुडा, ये आपका है जोना पेलोसुडा। अब इसके सराउंडिंग में क्या है, दैट इज ग्रेनुलोसा सेल, ये यहां से रिलीज हो जाएगा। रिलीज किसके कारण हुआ, ड्यू टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये यहां से रिलीज हो गया और जो बचा यहाँ पे क्या बचा, अब इस पे बचा आपका ऐसे डेड रीजन टाइप पे ऐसे बचा आपका, ये हो गया आपका थीका सेल्स। अब इस पे सराउंडिंग में क्या किया हुआ है, दैट इज कुछ है आपका, ये क्या है, ये है आपका ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। अब ये थीका सेल्स अलॉन्ग विद ग्रेनुलोसा सेल्स, इसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब यही कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, इट इज एल्बिकेंस, ठीक है। तो अब ये एलएच क्या कराया, ओव्यूलेशन करा दिया 14 डेज पे। क्यों? क्योंकि 14 डेज पे ही आपका क्या था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का जो कंसंट्रेशन था वो सबसे हाई था। वो ब्लड वेसल्स का डायलेशन कराया, थीका सेल से क्या करवाया, आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का सेक्रेशन कराया, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स का आउटर लेयर है वो वीक पड़ गया और ये फिर फ्यूज कर गया इससे, दैट इज स्टिग्मा नाम दिया था हम लोग इसको, जो हम बना था, फिर इससे फ्यूज करके ये ग्राफियन फॉलिकल फिर सेल के बाहर आ गया। तो क्या होता है ना कि सपोज ये आपका ओवेरी है, तो इसके जस्ट अराउंड में क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब ऐसे ऐसे करके स्वाइप अप करते रहता है ओवेरी के अराउंड। और स्वाइप अप करने के कारण क्या होता है कि ये जैसे जैसे ऐसे स्वाइप अप करता है फैलोपियन ट्यूब ओवेरी के अराउंड, और वो उस रीजन को खोजता है, दैट इज ये वाला रीजन जहां पे इंफॉर्मेशन और आपका कॉज है, दैट इज मतलब जहां पे हम बना हुआ है, उस रीजन को फाउंड करता है। जैसे वो रीजन मिलता है और जैसे ही ओव्यूलेशन होता है वो उसको क्या करता है, उसको कैच कर लेता है, फिर यहाँ से दूर चला जाता है, ठीक है। तो ये ओव्यूलेशन जैसे हुआ तो ये एग अब कहाँ एंटर करेगा, तो ये एग एंटर करेगा आपका कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। ये कहाँ एंटर करेगा, ये करेगा आपका फैलोपियन
ट्यूब में। अब ये इंटर कर गया कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये डायरेक्ट इंटर करता है फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि वो जो है आपका फैलोपियन ट्यूब वो स्वाइप अप करते रहता है ओवर द ओवेरी। अब ये इंटर कर गया इसमें। तो यहाँ पे कैसे होता है कि जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल्स कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल्स में, तो जो प्रोफेज स्टेज पे प्राइमोडियल फॉलिकल्स अरेस्ट किया हुआ रहता है प्रोफेज स्टेज में, वो क्या करता है, जैसे कि सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, ये क्या करता है, ओवा तुरंत जाके अपना जो फर्स्ट म्यूटिक स्टेज है उसको कंप्लीट कर लेता है। तो फर्स्ट स्टेज अब कंप्लीट हो गया कितना, दैट इज ये सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हुआ या फिर ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, मतलब तभी। लेकिन इसका जो सेकंड म्यूटिक डिवीजन है वो तभी फॉर्म होगा जब इस पे आके क्या बाइंड करेगा, स्पर्म से फ्यूज होगा। तो अगर सपोज कि एक मदर का 10 बेबीज हो चुके हैं आज तक, इसका मतलब क्या होगा, उसके जितने भी ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स थे वो कौन से स्टेज को अटेंड किया होगा, वो स्टेज क्या होगा आपका, फर्स्ट म्यूटिक स्टेज को भी और सेकंड स्टेज म्यूटिक स्टेज को भी। लेकिन अगर एक ही बेबी फॉर्म किया है, अगर सपोज एक मदर का एक ही बेबी है, ठीक है, और अभी तक कितने एक भी बेबीज नहीं हुए, सिर्फ एक ही बेबीज है, मतलब उसके एक ही ग्राफियन फॉलिकल्स म्यूटिक दोनों म्यूटिक स्टेज को कंप्लीट किया हुआ है। मतलब कि फर्स्ट म्यूटिक स्टेज को कंप्लीट करने के लिए आपका ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है उसको ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होना मस्ट है, और सेकेंड म्यूटिक डिवीजन के लिए जो ग्राफियन फॉलिकल्स है उसको स्पर्म से फ्यूजन होना मस्ट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो जैसे ये ओव्यूलेशन हुआ, ये ओवा क्या हो गया, अलोंग विथ ग्राफियन फॉलिकल्स ये इंटर कर गया कहां, दैट इज आपका फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पे ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स, ये जो आपका है ग्रेनुलोसा सेल्स, यहाँ पे इसको एक नाम देते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, जो कि इसको न्यूट्रिशन फिर आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्या आपका, ये आपका कोरोना रेडिएटा। तो एलएच पहला काम क्या किया है, ओव्यूलेशन कराया। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम जो बचा है, कॉर्पस ल्यूटियम मेनली कंटेन्स क्या किया, दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, सॉरी ग्रेनुलोसा एंड थेका सेल्स। ये क्या करेगा, अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स क्या कर रहे थे, शुरू में एस्ट्रोजन का रिलीज कर रहे थे, तो एस्ट्रोजन कंटिन्यूसली एज यूजुअल ये रिलीज करेगा, लेकिन ये एस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत कम होगा। लेकिन ये जो थीका सेल्स है, ये फिर आप ये जो फिर ये होल स्ट्रक्चर है, ये फिर आपका रिलीज करेंगे क्या, प्रोजेस्ट्रॉन। ये आपका रिलीज करेंगे प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, ये कंटिन्यूसली रिलीज होते रहेगा जब तक कि ये जो आपका ओवा है ये आइदर डिजेनरेट ना हो जाए फिर इसका, या फिर आपका यूटरस में इम्प्लांटेशन ना हो जाए, तब तक ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करते रहेगा। लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन अगर ये क्या करता है, एलएच जैसे जब यहां से रिलीज होता है तो एलएच क्या करता है, तो पहला तो ओव्यूलेशन कराया, दूसरा चीज क्या करता है ना कि ये जो एफएसएच का अमाउंट है, सपोज अगर 100 एफएसएच है तो ये 100 एफएसएच का रिलीज करवाया, 120 एफएसएच का कंसेंट्रेशन को 100 से 120 लेके गया। लेकिन ये क्या करता है कि आपका जो प्रोजेस्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन है उसको 100 से सीधा 1000 पे लेके जाता है। अगर एफएसएच का 100 है तो ये क्या करता है, एलएच प्रोजेस्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन को 10 टाइम्स बढ़ा देता है, कौन, दैट इज एलएच। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते रहता है, किसको, दैट इज ये आपका ओवा को, ठीक है। और दूसरा चीज क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है ये कब तक, और ये कॉर्पस ल्यूटियम अगर डिजेनरेट हो गया तो इसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज कॉर्पस एल्बिकन्स। अब ये दूसरा चीज ये आता है कि ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम अगर कब तक न्यूट्रिशन क्या रिलीज करके न्यूट्रिशन और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। लेकिन ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन कब तक रिलीज करेगा, तो क्या होता है ना कि अगर ये एग फिर स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया, सपोज ये स्पर्म है, अगर ये स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया, दो कंडीशंस होगा, एक कंडीशन या तो फिर ये ओवा है स्पर्म से फर्टिलाइज होगा या फिर स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होगा, दो ही कंडीशन आ जाओ। अगर ये स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका क्या होगा ना 10 to 12 डेज
दैट इज 10 to 12 डेज में इसका डीजेनरेशन हो जाएगा, किसका? कॉर्पस ल्यूटियम का। और वो डीजेनरेशन को हम लोग बोलते हैं, दैट इज डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ये येलो कलर का होता है, ठीक है। अब ये जो ओभा आया यहां से रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन होकर ये ओभा जो फैलोपियन ट्यूब में आया, ये विदिन अगर 24 to 48 आवर्स और सॉरी 48 to 72 आवर्स, 48 to 72 आवर्स अगर इसका स्पर्म के साथ फ्यूजन नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, ये हो जाएगा आपका डीजेनरेट कर जाएगा, दैट इज मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स आके इसको डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, मैक्रोफेजेस आको ईट अप कर देगा और इसको खत्म कर देगा। तो फिर क्या होगा कि ये एस्ट्रोजन, अब ये तो रिलीज हो गया, सपोज ये पेरेंट्स था आपका, कौन? ग्राफियन आपका थीका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स, क्या पेरेंट्स, और सपोज ये आपका ये जो ओवा था ये आपका क्या था? चाइल्ड था। तो ये अपना बच्चा को पढ़ने भेजा बाहर, तो सपोज ये बाहर आया गया फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन अब ये पेरेंट्स क्या करेंगे? कंटिन्यूसली उसका सपोर्ट के लिए मंथली बेसिस पे कुछ पेमेंट भेजते रहेंगे, भेजते रहेंगे, भेजते रहेंगे। कब तक भेजते रहेंगे? जब तक कि ये खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए। सेल्फ डिपेंडेंट करने का मतलब है कि इसका फर्टिलाइजेशन होकर यहाँ पे इम्प्लांट ना हो जाए, ठीक है, तब तक भेजते रहेंगे। लेकिन अगर 48 to 70 आवर्स के बीच अगर इसका फ्यूजन नहीं हुआ स्पर्म से, तो ये तो फिर डिजेनरेट हो जाएगा, इसको मैक्रोफेजेस आके ईट अप कर जाएंगे। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को कैसे पता चलेगा कि अब हमको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रिलीज को करना बंद कर देना चाहिए? तो क्या होता है कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब रिलीज हो रहा है, अब ये यहां तक तो अब आएगा नहीं, यूट्रस में आएगा नहीं, कि यूट्रस में आएगा नहीं। तो यूट्रस में जब ये नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको मैक्रोफेजेस ईट अप कर गया, इसका डीजेनरेट हो गया। तो यहां से एक सिग्नल जाएगा कि अब ये यहां से सिग्नल क्या, तो इसको पता चलेगा क्या, यहां से जब देखेगा कि यूट्रस है, ये यहाँ पे जाके इम्प्लांट नहीं हुआ, तो ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है, इसके पास एक सिग्नल आता है। जब इसका पॉजिटिवली इम्प्लांटेशन हो जाता है, सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है, किसका? अगर इसका ये जो ओभा है, इसका अगर पॉजिटिवली इम्प्लांटेशन हो जाए यूट्रस में, तो एक सिग्नल जाता है। लेकिन अगर इसका इम्प्लांटेशन ना हो तो कोई तरह का सिग्नल नहीं जाएगा। तो अगर 10 to 12 डेज के अंदर किसी तरह का सिग्नल नहीं आया, तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा और ये फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना बंद कर देगा। लेकिन क्या होगा अगर ये आके फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, अब तो ये किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंड डेज में ये 2 सेल स्टेज में फॉर्म होगा, थर्ड डेज में फिर ये 4 स्टेज, फिर हो सकता है 16 सेल स्टेज में फॉर्म होगा। इस तरह करके फॉर्म करेगा और ये चला जाएगा आपका कहाँ? यूट्रस में। फिर यूट्रस में ये ऐसे करके फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब यहाँ एक ये जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा था किससे? दैट इज थ्रू कॉर्पस ल्यूटियम। ये प्रोजेस्टेरोन का एक तो काम था इसको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहना, आपका क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट। लेकिन दूसरा काम प्रोजेस्टेरोन का ये था कि ये प्रोजेस्टेरोन भी एस्ट्रोजन की तरह यूट्रस में जाता था और बोलता कि क्या यार तुम लोग अभी भी इसका यूट्राइन वॉल को बस खाली डेवलपिंग क्या बोलते हैं उसको, प्रोलिफरेट ही करा रहे हो, थिकनेस ही करा रहे हो। तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इसके थिकनेस को और बढ़ाने के लिए बोलता है, और जो आपका आर्टरी है इसका थिकनेस और बढ़ जाता है यूट्रस का, इंडोमेट्रियम का, और इसका जो आर्टरी है, आर्टरी नॉर्मली जो सीधा है वो हो जाता है आपका कर्व, ऐसे करके कर्व हो जाता है इसका आर्टरीज, ये आर्टरीज कर्व हो जाता है। ब्लड वेसल्स का डायलेशन होता है, ब्लड फ्लो इजीली होता है, तो ये वार्म हो जाता है, ये जो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग है वार्म होता है। फिर आपका क्या होगा, इसमें ब्लड फ्लो सिस्टम, ब्लड फ्लो इजी होगा, एकदम सॉफ्ट रहेगा। कौन करा रहा है? दैट इज प्रोजेस्टेरोन रिलीज फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन अगर जब इसका अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वहां जाके इम्प्लांट नहीं हुआ, तो इम्प्लांट नहीं होता है तो ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज कौन कर रहा था? कॉर्पस ल्यूटियम। तो जब वहां से कोई इसी तरह का सिग्नल नहीं आएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो रहा था? डीजेनरेट हो रहा था। तो जब डीजेनरेट हो रहा था प्रोजेस्टेरोन भी बनना बंद हो जाएगा, सेक्रीशन। तो प्रोजेस्टेरोन नहीं तो इसका इंडोमेट्रियल लाइनिंग का जो एकदम तैयार करके रखा था फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट, तो अब तो वो नहीं होगा। तो इसी के कारण हुआ था। तो अब यही जब प्रोजेस्टेरोन का सेक्रीशन बंद हो गया तो ये इंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा। तो ये इंडोमेट्रियल लाइनिंग
ब्रेक कर जाएगा और फिर ये ब्लड के फॉर्म में फिर ये बाहर जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा, दूसरा कंडीशन ये कि अगर फर्टिलाइज हो गया तो फर्टिलाइज अगर हो गया तो ये फिर फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 16 सेल स्टेज, फिर यहाँ पे आएगा यूट्रस में। यूट्रस में आया, ये इनर सेल मास है और ये आपका क्या है, ये इनर सेल मास है और ये आपका क्या है, दैट इज सिस्ट। तो ब्लास्टुला कंटेन, ये ब्लास्टुला स्टेज है, दैट इज ये ब्लास्टुला स्टेज है, ये क्या है, सेंटर वाला सिस्ट। तो ब्लास्टुला कंटेन सिस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है ना, इसके अराउंडिंग एक लेयर, ऐसे शार्प लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है आपका, ट्रोफोब्लास्ट। तो जैसे ये फ्यूजन होने के बाद जब ये आ गया कौन सा, जाइगोट ब्लास्टुला स्टेज में, तब ये ट्रोफोब्लास्ट जो इसके अराउंडिंग रहता है वो एक सिग्नल सेंड करता है, एक पॉजिटिव सिग्नल सेंड करता है। किसको, ये सेंड करेगा आपका किसको, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम को, कि फर्दर इम्प्लांटेशन सही से हो गया है, तुम कंटिन्यूसली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करते रहो। तो ये जो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जनरली क्या 10 to 12 डेज में डीजेनरेट कर रहा था, लेकिन अगर ये इम्प्लांटेशन जब होने वाला है तो ये डीजेनरेट नहीं करता है, ये क्या करता है, कंटिन्यूसली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करता है। और ये सिग्नल जो लाता है वो कहाँ, दैट इज फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या, दैट इज ब्लास्टोसिस का आउटर लेयर है, वो ट्रोफोब्लास्ट एक सिग्नल रिलीज करता है, उस सिग्नल को हम लोग बोलते हैं एचसीजी सिग्नल, वुमेन कोरियोनोग्राफिन सिग्नल, एचसीजी सिग्नल बोलते हैं। वो सिग्नल फिर यहां से गया किसको, दैट इज आपका किसको, ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम को। फिर कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूसली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है, वो डिजेनरेट नहीं करता है। फिर वो आपका जो सिग्नल भेजा वो फिर वो कंटिन्यूसली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता गया, और वो क्या किया, और उसके बाद ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है फिर आपका यूट्रस वॉल में इम्प्लांट हो जाता है। और इम्प्लांट होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे इम्प्लांट हो गया। अब इम्प्लांट होने के बाद अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जब डीजेनरेट कर रहा था तो 10 to 12 डेज में डीजेनरेट कर रहा था, लेकिन यहाँ इम्प्लांटेशन के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम कब तक इसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देते रहेगा। तो कब तक देते रहेगा, जब तक कि ये सेल अप टू, बोला जाता है अप टू 4 मंथ तक, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो अप टू, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो अप टू 4 मंथ तक ये डीजेनरेट नहीं होता है। कौन, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। ये 4 मंथ तक कंटिन्यूसली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल को हाई रखता है ब्लड में। तो ये हाई रखता है, तो लेकिन अगर 4th मंथ के बाद क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो फिटस है, वो फिटस खुद का एक प्लेसेंटा डेवलप करता है, जो कि फॉर द न्यूट्रिशन और एक्सचेंज बिटवीन द मदर एंड फिटस। तो एक 4 मंथ के बाद आपका एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, फिर वही प्लेसेंटा आपका क्या करता है, दैट इज न्यूट्रिशन एक्सचेंज में हेल्प करता है। उसके बाद ये क्या करता है, 4 मंथ के बाद ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजेनरेट कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे था कि एक क्वेश्चन था कि ये एस्ट्रोजन जो क्या कर रहा था, ये आपका एफएसएच को रिलीज होने से रोक रहा था। तो एफएसएच जब रिलीज होने से रोक दिया तो फिर जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल्स कब, ये रिलीज होने से कब बनता है, जब ये ग्राफियन फॉलिकल्स एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा था, लेकिन जैसे इसका ओव्यूलेशन हुआ तो एस्ट्रोजन, कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट हो गया। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट होगा तो एस्ट्रोजन रिलीज करेगा नहीं। तो एस्ट्रोजन जब रिलीज नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, अरे एस्ट्रोजन तो सेल में है ही नहीं, मतलब हमको लगता है फिर से एक प्रिपरेटरी फेज शुरू करना होगा, और वो फिर से आपका क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच रिलीज करेगा और फिर से ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, और ये पाथवे फिर चलता रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपका तो कॉर्पस ल्यूटियम सर्वाइव है, वो लिविंग है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जब सर्वाइव है मतलब वो कंटिन्यूअस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते रहेगा। तो अगर कंटिन्यूअस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा मतलब क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, तो ये 4 मंथ तो कंटिन्यूअस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा, तो अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, फिर वहां जाके आपका नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा था जो शुरू में कर रहा था, और फिर बोलेगा अरे सेल के अंदर तो एफएसएच एलएच है, सॉरी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है, तो ये इसको इनहिबिटरी प्रोडक्ट शो करेगा, और ये फिर फॉर्मेशन, ग्राफियन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए एक बार अगर आपका ओवा फर्टिलाइज कर जाए उसके बाद कुछ
मंथ के लिए, कुछ समय के लिए फिर किसी भी तरह का ग्रेफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स फिर फर्दर कोई स्टेज में कन्वर्ट नहीं होता है, वहाँ पॉज हो जाता है, ठीक है, और रुक जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये इम्प्लांटेशन हो गया, और फिर फर्दर जो प्रोसेस होना होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस है वो उसमें आता है। तो अगर जब नहीं होता है तो इसका जो ब्रेक डाउन होता है, अगर मान लीजिए इस पे फ्यूजन नहीं हुआ तो इसका क्या हो, इंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेक डाउन हो रहा था। क्यों हो रहा था? ड्यू टू प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करना बंद कर दिया था, इसी कारण, क्योंकि ये फर्टिलाइज नहीं हुआ था। तो ये जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये ब्रेकिंग हो रहा था, और ये फिर ब्लड के फॉर्म में फिर ये बाहर आ रहा था। ब्लड कंटेन्स कुछ सेल्स कंटेन्स करता है, और तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना ml ऑफ ब्लड रिलीज होता है? दैट इज अबाउट 20 to 80 ml ऑफ ब्लड लूज आउट होता है फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द यूटरस। दैट इज 20 to 80 ml ऑफ ब्लड एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक कॉम्पैक्ट सेल होता है, ये जैसे कि आपका ये फेलोपियन ट्यूब है, ये इंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होता है। एक होता है कॉम्पैक्ट सेल्स, ऐसे करके ये जो थिकनेस जो बनता है आपका इंडोमेट्रियम का, इसमें होता है 3 सेल्स। एक होता है आपका कॉम्पैक्ट सेल्स, ये होता है आपका कॉम्पैक्ट सेल्स, ये होता है आपका ग्लैंडुलर सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स। और ये क्या है आपका कॉम्पैक्ट सेल्स, दैट इज कॉम्पैक्ट सेल्स। और सबसे नीचे वाला क्या है? दैट इज बेसल सेल्स, ये हो गया बेसल रीजन, दैट इज बेसल। तो जब भी इंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेकिंग होता है तो ये सिर्फ जो कॉम्पैक्ट सेल्स होता है और आपका ग्लैंडुलर सेल्स अलोंग विद ब्लड, ये क्या करता है, ये आपका फिर जो यूट्रस से ब्लड होता है वो फिर बाहर की ओर लूज आउट करता है। बेसल रीजन जैसे का तैसा ही रहता है, वो कभी भी ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि वो एक फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए वो एक बेस प्रोवाइड करता है। तो जब भी इंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेक होता है, वहां पे सिर्फ आपका कॉम्पैक्ट सेल्स और ग्लैंडुलर सेल्स का ही ब्रेक डाउन होता है, वहां पे आपका बेसल सेल्स का ब्रेक डाउन नहीं होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि कोई प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी किट कैसे बता देता है कि वुमेन प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है? तो जो प्रेगनेंसी किट वर्क करता है वो आपका ये जो एससीजी है, जो कि एक सिग्नल देता है, पॉजिटिव सिग्नल, किसको? इसको क्या कॉर्पस ल्यूटियम को जो पॉजिटिव सिग्नल देता है कि इम्प्लांटेशन हो गया, तुम कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलीज करो। और ये सिग्नल क्या था? दैट इज एससीजी, और उसको रिलीज कौन कर रहा था? दैट इज ट्रोपोब्लास्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये एससीजी क्या करता है? कुछ एससीजी यूरिन के थ्रू भी बाहर की ओर रिलीज होता है। तो यूरिन अगर एससीजी प्रेजेंट है, मतलब क्या हुआ? यूरिन के थ्रू एससीजी, तो वो एससीजी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब कि इम्प्लांटेशन हो चुका है, प्रेग्नेंट हो चुकी है वोमेन। तो ये एससीजी ही यूरिन के थ्रू बाहर आता है। तो जो प्रेगनेंसी किट होता है, वो किट यही एससीजी को जस्टिफाई करता है, जिससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें कुछ और बचा हुआ है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी बहुत कुछ जानना है इसमें हम लोग को। आज एक बेसिक सा ओवरव्यू हो गया, कल मिलेंगे इसका डिटेल स्ट्रक्चर को या फिर डिटेल फिजियोलॉजी को, और फर्दर कैसे क्या क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये सारे मेथड्स को देखेंगे, सारे प्रोसेस को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।